हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पर कंटिन्यू है सोशोलॉजी की 1500 क्वेश्चन सीरीज़, जिसके 6 पार्ट अभी तक अपलोड हो चुके हैं। मींस कि आप 300 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। इसका आज ये 7th पार्ट है, जिसमें कि हम सॉल्व करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस को। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहचान को एक सापेक्ष अवधारणा मानते हुए इसे दूसरे समूहों के संदर्भ में किसने प्रयुक्त किया? लिंटन, मर्टन, मीड या फिर डेनियल बेल। तो पहचान जो एक टॉपिक है, आइडेंटिटी, आपका यूनिट 3 में, वहाँ से ये क्वेश्चन है कि पहचान को एक सापेक्ष अवधारणा माना कि जो हमारी आइडेंटिटी है वो हम दूसरों के सापेक्ष बनाते हैं। सामने वाला क्या है उसके सापेक्ष हमारी आइडेंटिटी हम खुद को मानते हैं। तो दूसरों को संदर्भित करते हुए आइडेंटिटी की बात कौन करता है? तो संदर्भित करने की बात आ रही है। संदर्भ समूह से कौन संबंधित है इसमें से? मर्टन। तो राइट आंसर हो जाएगा मर्टन। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः समानता का कोई अस्तित्व नहीं है, सभी समाज मिश्रित हैं। इस संदर्भ में दो प्रकार की व्यवस्था, पहली है सुसंगत जिसको बोलते हैं हार्मोनिक, और दूसरी है असंगत जिसको बोलते हैं डिसहार्मोनिक। ये दो प्रकार की व्यवस्था या दो प्रकार के समाजों का वर्णन किसने किया है? ड्यूमो, अंद्रे बेते, टॉम ब्रॉस या फिर टॉकविल। तो कोई भी समाज बिल्कुल समान नहीं हो सकता या कोई भी व्यवस्था बिल्कुल समान नहीं हो सकती है, ये कहते हुए दो प्रकार की व्यवस्थाएं, दो प्रकार के समाज बताए हैं आंद्रे बेते ने। जो पश्चिमी जो व्यवस्था या जो सभ्यता है उसको उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा व्यक्तिवादी है, और हमारे यहाँ थोड़ा सा समूह को लेकर के, कास्ट के बेसिस पे यहाँ पर असमानता वगैरह ज़्यादा होती है। तो इन्होंने हार्मोनिक और डिसहार्मोनिक ये दो वर्ड यूज़ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्तरीकरण के सिद्धांत में बताया कि अत्यंत औद्योगिक समाज में कुछ लोग संगठन में निपुण होते हैं, कुछ उनके पालन में, कुछ पदों की तुलना में कुछ विशेष पदों का महत्वपूर्ण होना प्रकार्यात्मक है? ये किसने कहा है? तो स्तरीकरण में एक औद्योगिक समाज में कुछ लोग संगठन में ज़्यादा बढ़िया होते हैं और कुछ लोग उनके गाइडेंस को पूरा करने में। ये बात की है आपके पार्सन्स ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुर्जुआ, प्रोलेतेरित, श्वेतवसन वर्ग और श्रमिक, इन चार वर्गों का जीवन अवसर के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है? मार्क्स, वेबर, मेल्विन ट्यूमिन या फिर पार्सन्स। तो चार वर्ग, एक तो बुर्जुआ, उसके बाद फिर प्रोलेतरित वर्ग, उसके बाद श्वेतवसन वर्ग और उसके बाद श्रमिक। ये सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं। ये आ जाएंगे संक्रमण में, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं ना ही बहुत कम वाले हैं, प्रोलेतरित या पेटी बुर्जुआ कह लो। श्वेतवसन, जिनके पास सम्मान बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पैसा उतना ज़्यादा नहीं होगा। ये कह सकते हो जो बाबू कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा। और श्रमिक वर्ग जो सबसे लोएस्ट पायदान पे होता है समाज में। ये चार वर्ग बताए हैं मैक्स वेबर ने। बी राइट हो जाएगा। और जीवन अवसर वैसे ही दिया हुआ है वर्ड, तो जीवन अवसर जहां भी आएगा वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण शोषण का आधार है, ये थोपी गई व्यवस्था है जो कि बुर्जुआ के हित में है, ये किसका मानना है? सामाजिक स्तरीकरण को शोषण का आधार कौन मानता है? तो देखो, प्रकार्यवादी जो होते हैं ये हर व्यवस्था को, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसमें अच्छाई ही ढूंढते हैं। और इनके उल्टा जो मार्क्सवादी हैं या जो संघर्षवादी विचारधारा होती है वो ज्यादातर चीजों में बुराइयां ही ढूंढती है। तो यहाँ पर बुराई की बात हो रही है कि शोषण का आधार है, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण को एक खराब व्यवस्था बताया जा रहा है। तो कौन हो जाएगा? सीधा सीधा मार्क्सवादी। बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक बुर्जुआ एक ऐसा वर्ग जो कि सांस्कृतिक पूंजी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, ये संकल्पना किसकी है? सांस्कृतिक बुर्जुआ जो कि सांस्कृतिक पूंजी के आधार पर समाज पर नियंत्रण रखता है, ये जो कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक बुर्जुआ का, ये किसने दिया है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया है गोल्डनर ने। गोल्डनर, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूंजीवादी युग में पूंजीपति, उत्तराधिकारी तथा नौकरशाह, तीन प्रकार के उद्यमियों की चर्चा कौन करता है?
जब पोस्ट जो अभी कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी चल रही है, इसके बाद की जो सोसाइटी होगी उत्तर पूंजीवादी युग, इसमें 3 प्रकार के उद्यमी होंगे। एक होगा पूंजीपति, एक उनके उत्तराधिकारी होंगे और एक होगा नौकरशाह। ये 3 प्रकार के उद्यमियों की बात कौन करता है? मार्क्स, अल्थुसर, बेनेडिक्ट या फिर डेनडॉर्फ। तो ये 3 प्रकार के उद्यमियों की चर्चा की है बेनेडिक्ट ने। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अध्यापक है, पिता चपरासी थे, दादा ग्रामीण श्रमिक थे, तो इस गतिशीलता को हम क्या कहेंगे? अंतर पीढ़ी गतिशीलता, अंतः पीढ़ी गतिशीलता, सांस्कृतिक गतिशीलता या फिर आर्थिक गतिशीलता। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यक्ति अध्यापक है, पिता चपरासी थे और दादा थोड़ा और ज़्यादा गांव में रहते थे, तो ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। तो वैसे होता तब तो फिर यहाँ पर ऊर्ध्वाधर हो जाता, लेकिन यहाँ पर वो वाला ऑप्शन नहीं है, या ऊर्ध्वमुखी हो जाता, लेकिन वैसा कुछ ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर पीढ़ियों के मध्य गतिशीलता की बात हो रही है, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। तो जहाँ भी 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों की बात आएगी, उनके बीच में गतिशीलता की बात आएगी, तो हो जाएगा अंतर पीढ़ी। और एक ही पीढ़ी के बीच में हो रहा है तो होगा अंतः पीढ़ी। तो यहाँ पर अंतर पीढ़ी गतिशीलता सही हो जाएगा, ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रमेश के पिता एक फैक्ट्री में वर्कर थे, वो क्लर्क बन जाता है, इस गतिशीलता को हम क्या कहेंगे? तो पिता वर्कर थे और उसकी जो परिस्थिति है क्लर्क हो गया, तो थोड़ा सा वो बेहतर हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे? 36 का मतलब हुआ समानांतर रहा, उन्नतिशीलता या चाहकर, जिसमें हम चाहते हैं और फिर हमारी उन्नति हो जाती है। अधोमुखी यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ऊर्ध्वमुखी जहाँ पर अब उसकी जो गतिशीलता है थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो रही है, तो ऊर्ध्वमुखी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका मुंबई एक कंपनी में लेखाकार है, फिर वो दिल्ली स्थित कंपनी में लेखाकार बन जाती है, तो इसे कौन सी गतिशीलता कहेंगे? तो वो पहले भी लेखाकार थी और पुनः दूसरी कंपनी में वो फिर से लेखाकार ही बनी, तो ना तो उसकी परिस्थिति ऊपर गई ना तो नीचे आई, तो ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी कुछ नहीं होगा, फिर ऊर्ध्वाधर भी नहीं होगा, उसकी जो परिस्थिति है वो सेम रह रही है, तो समानांतर एक ही रेखा में, तो क्षैतिज गतिशीलता राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाकर उन्हें पुरुषों के समकक्ष लाया जा सकता है, इस विचार के समर्थक कौन है? मार्क्स, एंजल्स, वेबर या फिर पार्सन्स। तो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने की बात करते थे उदारवादी जो नारीवादी हैं वो, और उदारवादी नारीवादियों में जो अग्रणी विचारक हैं वो हैं आपके वेबर, तो यहाँ पर वेबर ही राइट होगा। यही कहते थे कि महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाकर उनको हम पुरुषों के समकक्ष ला सकते हैं, उनको वोटिंग का अधिकार दे दो और थोड़े बहुत जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो दे दो, तो वो पुरुषों के समकक्ष आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष तंत्र महिलाओं से मुफ्त में कार्य करवाता है, उद्योगों में भी आर्थिक आधार पर महिलाओं का शोषण होता है, इसलिए महिलाओं को उनके दैनिक कार्य के लिए वेतन मिलना चाहिए, इस विचार के समर्थक कौन है? मार्क्स, वेबर, सिमोन डी बोआ या फिर केट मिलेट। तो महिलाओं को कार्य के लिए वेतन दो। देखो हर चीज में यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है पैसे रुपए की, आर्थिक जो पक्ष है उसकी बात हो रही है, तो हर चीज में आर्थिक पक्ष कौन देखता था? मार्क्सवादी, तो यहाँ पर मार्क्स राइट हो जाएगा। वो कहते थे कि उनको अगर पैसा मिलेगा तो वो इंडिपेंडेंट होंगी और उनका शोषण इस तरीके से कम होगा, तो उनको वेतन मिलना चाहिए उनके जो दैनिक कार्य हैं उनके लिए, मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितृसत्ता सिर्फ शक्ति का विशिष्ट बंटवारा नहीं बल्कि उत्पादन के गूढ़ तंत्र में बसी हुई है, ये किसका मानना है? केट मिलेट, जुडिथ बटलर, सिल्विया वॉल्वी, सिमोन डे बोआ। तो पितृसत्ता को सिर्फ शक्ति का बंटवारा नहीं बल्कि उत्पादन के जो तंत्र है उसमें बसी हुई माना है, कि उत्पादन की जो पूरी व्यवस्था है उसमें भी महिलाओं को कोई विशेष एक परिस्थिति प्राप्त नहीं है, ये किसका मानना था? तो ये मानना था सिल्विया वॉल्वी का। इन्होंने पैट्रियार्की की कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई हैं, ये क्वेश्चन अभी आया था 2020 में। अभी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, सारी विशेषताएं भी मैंने बताई हुई हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो राइट आंसर है सिल्विया वॉल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की निश्चित एवं प्रभावी छवि होने के बावजूद
उनको हमेशा अदृश्य बनाया जाता है, जो कि समाज में उनकी निम्न स्थिति का कारण है। ये किसका मानना था कि महिलाओं की जो छवि है और जो महिलाओं की भूमिका है वो तो महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसको कभी भी गिना नहीं जाता, उनको हमेशा ही नगण्य भूमिका में रखा जाता है, उनको रियलाइज नहीं करवाने दिया जाता। इस वजह से उनकी परिस्थिति निम्न बनी रहती है। किसका मानना था? लीला दुबे, केम कपाड़िया, सिल्विया वॉल्वी या फिर करुणा चानना। तो ये मानना था कि महिलाओं की जो परिस्थिति है उसको आदर्श बना दिया जाता है, लीला दुबे का मानना था। उनको रियलाइज ही नहीं होने दिया जाता कि उनकी परिस्थिति भी इंपॉर्टेंट है, लीला दुबे। अगला क्वेश्चन, जातिगत स्तरीकरण का आधार व्यवसायिक है, जिसका जैसा पेशा था वैसा ही उसको संस्तरण में स्थान मिल गया, ये विचार किसका है? घुरिये, मजूमदार, रिजले या फिर नेस्फील्ड। तो इन विचारकों में से नेस्फील्ड ने कहा है कि केवल पेशा या केवल व्यवसाय ही जाति के लिए उत्तरदायी है। तो इन्होंने व्यवसायिक जो जाति का जो व्यवसायिक सिद्धांत है वो दिया था। तो नेस्फील्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने आधुनिकता को समय और दूरी के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया है? तो मॉडर्नाइजेशन को समय और दूरी के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया है एंथनी गिडिंग्स ने। इन्होंने कहा था कि जब भी मॉडर्नाइजेशन आएगा, वैश्वीकरण आएगा, तो वहाँ पर जो समय और स्थान की जो दूरियां हैं वो सिकुड़ जाएंगी। आप कहीं भी बैठे, बहुत दूर बैठे इंसान से बातें कर सकोगे और बहुत जल्दी आप ट्रैवल कर सकोगे। तो ये जो समय और स्थान की जो दूरी है ये सिकुड़ जाएगी। तो ये एंथनी गिडिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकता को मेट्रोपोलिस सैटेलाइट, इसको उत्तर दक्षिण के मध्य आश्रितता के संबंध के रूप में किसने परिभाषित किया? गुन्नार मिल्डल, एजी फ्रैंक, समीर अमीन या फिर रोस्टो। तो ये जो आश्रितता का जो संबंध है, जो डिपेंडेंसी की जो बात की है, ये बात की है एजी फ्रैंक ने और इसको नाम दिया है मेट्रोपोलिस सैटेलाइट, एजी फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन ड्रामा बुक रिटन बाय होम? एजी फ्रैंक, गुन्नार मिल्डर, वॉलस्टीन या फिर समीर अमीन। तो एशियन ड्रामा बहुत ही फेमस पुस्तक है, कई बार आई है एग्जाम में, और इसके राइटर सबको पता है कौन है? गुन्नार मिर्डल। एशियन ड्रामा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकीकरण के कारण भारत में बदलाव तो हुए हैं परंतु वो संरचनात्मक नहीं बल्कि भूमिकाओं और मूल्यों के संदर्भ में हुए हैं, ये किसका विचार है? एमएन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, टीके वुमन या फिर योगेश अटल। तो आधुनिकीकरण के कारण जो भी बदलाव हुए हैं वो संरचनात्मक ना होकर के मूल्यों के संबंध में और भूमिकाओं के संदर्भ में हुए हैं। तो देखो, एक तो मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है और उसमें मूल्यों की बात हो रही है। तो मॉडर्नाइजेशन और वैल्यूज, ये दोनों की बात कौन करता है? योगेंद्र सिंह। राइट आंसर हो जाएगा योगेंद्र सिंह, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्षवाद का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्यक्ति की क्रियाओं का निर्वचन, व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना, समाज के स्थायी और सर्वव्यापी नियमों की खोज, या फिर समाज की आंतरिक गतिविधियों का अध्ययन क्रिया के दृष्टिकोण से करना। तो प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म, आई होप इसका मीनिंग सबको पता होगा। पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि उस विधि से अध्ययन करना जिस विधि से प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन किया जाता है। मीन्स कि जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई दे रही है हम उसी को सत्य माने। तो अवलोकन के द्वारा जो चीज़ हमें डायरेक्टली दिखाई दे, प्राकृतिक जो विज्ञान के नियम हैं, जो प्राकृतिक विज्ञान की जो विधियां हैं, उनका प्रयोग करते हुए जब हम समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं तो ये जो उपागम है ये कहलाएगा प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद क्यों आया, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रत्यक्षवाद के जो पिता हैं वो कहे जाते हैं अगस्त कॉम्ट, और उन्होंने कहा था कि समाज के स्थायी और सर्वव्यापी नियमों की खोज, वो कौन कौन से नियम हैं जो समाज को चलाने में या समाज को बनाए रखने में योगदान देते हैं, हमको उन्हीं नियमों की खोज करनी है। तो समाज के स्थायी सर्वव्यापी नियमों की खोज, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र की एक धारा जिसमें अवलोकन, प्रयोग, तुलना और पूर्वानुमान के माध्यम से तथ्यात्मक ज्ञान एकत्रित किया जाता है। हमने ऑब्जर्व किया, प्रयोग किया, तुलना की और हमारा कुछ पूर्वानुमान रहा, तो उसके द्वारा हम जो तथ्यात्मक है, जो फैक्चुअल डेटा है वो हम कलेक्ट करेंगे। तो ये किस उपागम के अंतर्गत आएगा? प्रत्यक्षवाद, अंतःक्रियावाद, प्रघटना शास्त्र,
या फिर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो ये किस उपागम के अंतर्गत आ जाएगा? तो ये आएगा प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत, जहां पर हम प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही अवलोकन करेंगे, प्रयोग परीक्षण करेंगे, तुलना करेंगे और उसके बाद जो फैक्चुअल डेटा है वो कलेक्ट करेंगे। तो ये सब आएगा प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत। ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगमनात्मक तर्क में अध्ययन किया जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर या फिर विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो आगमनात्मक तर्क की बात हो रही है, इंडक्टिव जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है उसकी बात हो रही है। तो इंडक्टिव में हमेशा विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगमनात्मक तर्क में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कोई चीज़ होती है, उसका किया, फिर दूसरे का किया, फिर तीसरे का किया और फिर जाकर के ये पूरा सामान्य का हमने निकाला। जैसे हमको यूपी की जो विशेषताएं हैं उनको जानना है, तो हम पहले एक सिटी का करेंगे, दूसरी सिटी का करेंगे, ऐसे ऐसे मतलब विशिष्ट से फिर जा कर के हम एक जनरल थियरी या एक कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनकी विशेषताओं को जानना है, तो हम पहले एक विद्यार्थी की विशेषताएं देखेंगे, दूसरी विद्यार्थी की विशेषताएं देखेंगे, फिर तीसरे की देखेंगे और फिर जा कर के हम कहेंगे कि ये संपूर्ण कक्षा ऐसी है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमनात्मक तर्क में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमनात्मक तर्क में किसको प्रमुखता दी जाती है? तर्क को, अवलोकन को, प्रयोग को या फिर क्षेत्र अध्ययन को। तो आगमन के उल्टा डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक तर्क, और इसमें जो प्रमुखता है वो दी जाती है तर्क को, जहां पर तर्क के द्वारा हम कुछ फैक्चुअल चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो जो रीजनिंग है वो कहलाएगी निगमनात्मक तर्क। और इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य यानी पहले एक हमारे पास थियरी रहती है, उसमें हम तर्क लगाते हैं और फिर एक कोई जो उसका निष्कर्ष है वो निकालते हैं। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। और ये जो आगमनात्मक तर्क है, इसको या जो आगमनात्मक जो भी विधि है, इसको प्रयोग किया था फ्रांसिस बेकन ने। ये अनुभव पर बेस्ड होती है, जबकि जो निगमनात्मक तर्क है इसको अरस्तु ने सबसे पहले यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क में प्रमुखता किसको दी जाती है? आधारिका को, तार्किक विवेचन को या फिर अवलोकन को या फिर मानसिक चिंतन को। तो अभी मैंने बताया कि इसमें अनुभव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इंडक्टिव में। तो जहाँ भी इंडक्टिव की बात होगी यानी आगमन की बात होगी, तो वहाँ पर हो जाएगा अवलोकन, की हमने ऑब्जर्व किया एक विशिष्ट चीज़ को, फिर जाकर के हमने एक सामान्य निष्कर्ष दिया, तो अवलोकन को प्रमुखता दी जाती है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक सिद्धांत तभी सफल हो सकता है जब ये अनुभवजन्य शोध या जो सार्वजनिक मुद्दे हैं उनसे जुड़ा हुआ हो। ये किसका विचार है? हेम्पेल, टर्नर, किनशेड या फिर रेडनर। तो सामाजिक सिद्धांत को हम तभी सफल मान सकते हैं जबकि उसमें अनुभव हो या फिर वो जो सार्वजनिक मुद्दे हैं उनसे जुड़ा हुआ हो। तो ये जो विचार है ये मानना था टर्नर का। बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक चिंतन का एक उपागम जो ये मानता है कि संसार समस्त कार्य कारण घटनाओं का जनक है, जिसे बौद्धिक चिंतन द्वारा समझा जा सकता है। ये कौन सा उपागम है? तो बौद्धिक चिंतन की बात हो रही है। ठीक से समझना कि संसार को समझने के लिए हम क्या करें, तर्क का सहारा लें, बौद्धिक चिंतन की बात करें। तो वहां पर क्या हो जाएगा, बुद्धिवाद, आदर्शवाद, अनुभववाद या फिर यथार्थवाद। तो बौद्धिक चिंतन की बात हो रही है तो हो जाएगा बुद्धिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य की प्राप्ति केवल प्रत्यक्ष अनुभव से हो सकती है, ये विचार किस सामाजिक चिंतन का आधार है? बुद्धिवाद, दर्शनवाद, तर्कवाद या फिर यथार्थवाद। तो ये जो विचार है ये है यथार्थवादी अनुभववाद का। यहाँ पर हो जाएगा अनुभववाद, यथार्थवादी अनुभववाद। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा यथार्थवादी अनुभववाद। अगला क्वेश्चन, समाज में पदार्थ का अस्तित्व हमारे विचारों से ही है, जो हमारे विचारों में नहीं है उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये किसका मानना है?
किस विचारधारा का मानना है? प्रत्यक्षवाद, प्रघटना शास्त्र, आदर्शवाद या फिर तर्कवाद। तो विचारों को इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा दे देना कि पदार्थ का अस्तित्व उसी पर डिपेंड होता है, यहाँ तक पहुँच जाना, ये मानना था आदर्शवादियों का। और आदर्शवाद में सबसे प्रमुख जो विचारक हैं वो हैं आपके हीगल। इन्होंने माना था कि विचार या जो आत्म है वो वास्तविक सत्य है। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र की चिंतन की एक धारा जो ये मानती है कि सार्वभौमिक विचारों का वस्तुगत अस्तित्व होता है और बोध की वस्तु के रूप में पदार्थ का अस्तित्व होता है। ये कौन सी विचारधारा है? आदर्शवाद, चिंतनवाद, यथार्थवाद या फिर अनुभववाद। तो चिंतन की एक ऐसी धारा जो कि ये मान के चल रही है कि सार्वभौमिक जो विचार हैं उनका वस्तुगत अस्तित्व होता है, बोध की वस्तु के रूप में पदार्थ का अस्तित्व होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई चीज हमारे विचारों में हो तभी वो सत्य है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे विचारों में कोई चीज ना हो लेकिन वास्तविकता में वो विद्यमान हो। तो ये मानना था यथार्थवादियों का। किसका? यथार्थवादियों का। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्री उपागम जो कि प्रत्यक्षवाद के विरोध में आया, जिसके विचारकों ने मानवीय चेतना को वास्तविकता का केंद्र माना। तो प्रत्यक्षवाद के अगेंस्ट जा करके मानवीय चेतना को इम्पोर्टेंस देना, जो हम अनुभव करें उसको इम्पोर्टेंस देना, ये किया था प्रघटना शास्त्र ने, फेनोमेनोलॉजी। ये बिल्कुल उल्टा गई थी प्रत्यक्षवाद के। बी राइट हो जाएगा। और इसके जो प्रणेता हैं वो हैं एडमंड हर्सेल, और जो इसके वास्तविक पिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं अल्फ्रेड शूट्ज। अच्छा चलिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर। एडमंड हर्सल की और अल्फ्रेड शूट्ज की कोई एक एक बुक नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर याद है तो अभी लिखिए या फिर वीडियो पॉज करिए और उनको सर्च करिए और उसके बाद यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिए। लिखने के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक तो आपके दिमाग को थोड़ा सा जोर देना पड़ा, याद करना पड़ा कि कौन सी क्या चीज़ है, और फिर जब आपने लिखा तो दिमाग पे दोहरा काम पड़ा। तो इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं एग्जाम में। तो अभी एक शुद्ध की और एक हर्सल की पुस्तक का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नीचे वीडियो खत्म होने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान में वस्तुपरकता प्राप्त करने में मस्तिष्क की प्रतिमाएं बाधक होती हैं, जो कि 4 प्रकार की होती हैं। किसने कहा है? 4 प्रकार की मस्तिष्क की प्रतिमाएं जो कि वस्तुनिष्ठता नहीं प्राप्त होने देती हैं। ये किसने कहा? तो ये कहा है फ्रांसिस बेकन ने। इन्होंने 4 प्रकार की प्रतिमाएं बताई जो कि जो वस्तुनिष्ठता है या जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको प्राप्त करने में बाधा बनती हैं। ये प्रतिमाएं वो वाली मत समझ लेना। प्रतिमाएं का मतलब यहाँ पर इनका हुआ कि कुछ पूर्वाग्रह होते हैं हमारे मन में, हमने पहले से कोई धारणा बना के रखी है, वो चीज़ें। तो कौन कौन सी प्रतिमाएं बताई हैं इन्होंने, अभी आगे के क्वेश्चन में देखिएगा। हमारे व्यक्तिगत विश्वास पद्धति के प्रति अधिक झुकाव को किस प्रकार की प्रतिमा के नाम से जाना जाता है? जनजाति की प्रतिमा, निजी कक्ष की प्रतिमा, क्रय विक्रय की प्रतिमा या फिर नाट्यगृह की प्रतिमा। तो जब हमारा कोई विश्वास पद्धति है, मतलब हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और उसके प्रति हमारा बहुत ज़्यादा झुकाव है और फिर हम रिसर्च करने चले गए, तो हम जो ऑब्जेक्टिविटी है वो नहीं ला पाएंगे अपने रिसर्च में। तो ये किस प्रकार की प्रतिमा के अंतर्गत आ जाएगा? फ्रांसिस बेकन ने जो 4 प्रकार की प्रतिमाएं बताई हैं, तो ये आएगा जनजाति की प्रतिमाओं के अंतर्गत, कि हमारे जो विश्वास पद्धति है उनके प्रति हमारा बहुत अधिक झुकाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस बेकन ने शोध की किस विधि की आधारशिला रखी, या फिर किस विधि के ये प्रणेता माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं? अनुभववाद, बुद्धिवाद, तर्कवाद या फिर आदर्शवाद। तो फ्रांसिस बेकन जो है ये इंडक्टिव रीजनिंग से संबंधित है और अनुभववाद के प्रणेता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, रेने डेस्कार्ट ने किस सामाजिक शोध की पद्धति का प्रयोग किया है? बुद्धिवाद या निगमनात्मक तर्क, आदर्शवाद, आगमनात्मक तर्क या फिर अनुभववाद। तो जो रेने डेस्कार्ट हैं
ये बुद्धिवाद या निगमनात्मक जो तर्क है उससे संबंधित रहे हैं। अनुभववाद से कौन है? फ्रांसिस बेकन। और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत अवधारणाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः ज्ञान मीमांसा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ज्ञान मीमांसा को बोलते हैं एपिस्टोमोलॉजी, और एपिस्टोमोलॉजी के जो फादर हैं वो है शेल मार्शल। इसको ऐसे लिखेंगे, मैं इसकी स्पेलिंग लिख दे रही हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। शेल मार्शल। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप लोग मानेंगे डिल्थे को, और अगर ये भी नहीं है तो वहां पर आप रेने डेस्कार्ट या फिर फ्रांसिस बेकन, दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है। इसके जो रियल फादर हैं वो है सेल मार्शल, और उसके बाद फिर डिल्थे। अब ये दोनों ही नहीं है तो यहाँ पर आप रेने डेस्कार्ट को मान लीजिए या फिर फ्रांसिस बेकन को मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ऐतिहासिक सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए किसने विचारधारा को एक मिथ्या माना और कहा कि इससे यथार्थ विकृत होता है, इसलिए वास्तविक सत्य पदार्थ है? हीगल, मार्क्स, वेबर या फिर दुर्खीम? तो ऐतिहासिक सिद्धांत माना और विचारधारा को झूठ माना और वास्तविक सत्य पदार्थ को माना। तो ये किसने किया है? मार्क्स ने। विचारधारा की बात कौन करता है? हीगल कर रहे हैं। और विचारधारा को मिथ्या मानते हुए वास्तविक सत्य पदार्थ को माना है किसने? मार्क्स ने। और ऐतिहासिक भौतिकवादी सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययनों के माध्यम से किसने आधुनिक समाजों में कर्मकार के मोहभंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसचेंटमेंट, ये वर्ड याद कर लीजिएगा, डिसचेंटमेंट, क्योंकि हिंदी में कई बार कंफ्यूज करने वाले शब्द दे देता है, तो ये वर्ड याद कर लीजिएगा, डिसचेंटमेंट। इसकी बात कौन करता है? तो एक तो ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि का प्रयोग किसने किया? वेबर ने किया। और डिसचेंटमेंट की भी बात कौन करता है? वेबर ही करते हैं। अगला क्वेश्चन, अपने समाजशास्त्रीय शोध अध्ययनों में किसने एक सर्वोच्च यथार्थता जीवन विश्व की संकल्पना की जो हमारी अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं से बनती है? तो जीवन विश्व, लाइफ वर्ल्ड जो कि हमारी क्रियाओं से बनता है, इसकी बात कौन करता है? तो लाइफ वर्ल्ड की बात करते हैं अल्फ्रेड शुट्ज। बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विज्ञान की सापेक्ष प्रकृति का वर्णन करते हुए माना कि वैज्ञानिक सिद्धांत वही है जो मिथ्या सिद्ध होने या खंडित होने की विशेषता रखता हो? ये पहले भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। फाल्सिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, और फाल्सिफिकेशन से कौन संबंधित है? कार्ल पॉपर। अगला क्वेश्चन, द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, ये वाली पुस्तक भी आप लोगों को पता है, ये भी है कार्ल पॉपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदर्शन वास्तविक वैज्ञानिक आचार के कुछ स्वीकृत मॉडल हैं, वैज्ञानिकों को एक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं जिससे सामान्य विज्ञान गतिमान होता है। यहाँ पर वैज्ञानिक स्वीकृत मॉडल, मॉडल का मतलब हो गया एक पैराडाइम, और पैराडाइम की बात कौन करता है? थॉमस क्यूहेन। पैराडाइम और पैराडाइम शिफ्ट। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, ये वाली पुस्तक भी आप लोगों को पता है, थॉमस क्यूहेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वैज्ञानिक विधि का खंडन करते हुए इसे आधिपत्यपूर्ण माना जिसके द्वारा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक भावनाओं के विरुद्ध काम किया जाता है? पॉल फेराबेंट, टॉड या फिर बोगार्ट्स या फिर इमैनुअल कांत? तो वैज्ञानिक जो विधि है उसको माना कि ये लोकतांत्रिक भावनाओं के विरुद्ध जाती है, ये माना है पॉल फेराबेंट ने। इन्होंने साइंटिफिक मेथड को काफ़ी क्रिटिसाइज किया है और कहा कि सोशियोलॉजी में इसको यूज़ करने की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्तर आधुनिकतावादी विचारक ने ज्ञान को निरपेक्ष सत्य मानते हुए बताया कि ज्ञान को शक्ति से कभी विलग नहीं किया जा सकता? तो ज्ञान और शक्ति, नॉलेज और पावर, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। जिसके पास ज्ञान होगा उसी के पास आधुनिक समय में या उत्तर आधुनिक समय में शक्ति रहेगी, ये मानना था मिशेल फूको का। बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक समाजशास्त्री अध्ययन की विषय वस्तु में तथ्यों के समूह को शामिल कर उनको समान रूपीय बाह्य विशेषताओं के अनुसार पहले से ही परिभाषित करना चाहिए, ये किसका विचार है? तो यहाँ पर देखो कीवर्ड पकड़ो, तथ्यों की बात हो रही है
तथ्यों का समूह, और समानता यानी सामान्यता, और वाह्यता। तो ये सब किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं दुर्खीम की। ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रत्यक्षवाद को मात्र एक निर्णैतिक तकनीकी माना जो कि समाजशास्त्री का स्वयं से विलगाव होता है, उसकी भयग्रस्त मानसिक दुर्बलताओं से भरपाई करने का एक माध्यम है? मतलब प्रत्यक्षवाद को किसने एकदम क्रिटिसाइज कर दिया और कहा कि यह समाजशास्त्री को स्वयं से ही अलग कर देती है? तो ये कहा है A.W. गोल्डनर ने। इन्होंने प्रत्यक्षवाद को बिल्कुल क्रिटिसाइज किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसकी जगह पर इन्होंने एक दूसरा जो मेथड है वो बताया। क्या बताया है वो आगे के क्वेश्चन में देखिए। प्रत्यक्षवाद के विकल्प के रूप में गोल्डनर ने समाजशास्त्र के किस उपागम की नींव रखी है? प्रघटना शास्त्र, लोक विधि शास्त्र, आत्मचिंतनशील समाजशास्त्र, या फिर उत्तराधुनिकतावाद? तो गोल्डनर ने प्रत्यक्षवाद को नकारा, उसकी जगह पर कहा कि आत्मचिंतनशील समाजशास्त्र होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी की बात करते हैं गोल्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। देखो, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड अगर पूछता तो दुर्खीम हो जाता। पूछ रहा है न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इसके लेखक कौन है? गिडिंग्स, मार्गरेट फुलेट, गोल्डनर, या फिर दुर्खीम? तो दुर्खीम तो नहीं है। न्यू रूल्स ऑफ जो सोशियोलॉजिकल मेथड है ये पुस्तक लिखी है एंथनी गिडिंग्स ने। ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी रचनाओं में व्यक्ति की एजेंसी और संरचना के बीच जो संबंध है उनको असमान संसाधन और क्षमताओं के माध्यम से व्यक्त किया है? तो एक तरफ व्यक्ति की एजेंसी है जो कि उसको कृतित्वशीलता भी कहते हैं, और एक तरफ जो संरचना के नियम है या जो संसाधन है, तो व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता होती है कि वो उनके माध्यम से अपने कार्य को पूरा कर सके। ये बात कौन करता है? ये बात करते हैं, नियम और संसाधन की बात हो रही है, कौन आ जाएगा? एंथनी गिडिंग्स। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी के लेखक अगेन एंथनी गिडिंग्स। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी मिड वीडियो में बताए हैं कि एडमंड हर्सल की पुस्तक का नाम और अल्फ्रेड शूज्ड की पुस्तक का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।